हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की बात करेंगे। इस वीडियो में हम प्योर एंड कम्प्लीटली एनसीईआरटी के टॉपिक्स को समझेंगे। इस वीडियो में मैंने चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले इसमें कुछ सिचुएशंस दिए हैं हमारी डेली लाइफ के, और हमें बोला गया है कि इन सिचुएशंस को हमें कंसाइडर करना है और हमें सोचना है कि क्या होता है जब ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि क्या होता है जब हम समर डेज में रूम टेम्परेचर पर जब हम मिल्क को रख देते हैं तो हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, या क्या होता है जब हम एक आयरन के तवे को या आयरन पेन या आयरन नेल यानी लोहे की कील को जब हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रखते हैं तो क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसे इसके और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि व्हाट हैपेंस व्हेन ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, व्हेन फूड इज कुक्ड, व्हेन फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड व्हेन वी रिस्पायर। तो हमें इन सबको कंसाइडर करना है और हमें सोचना है कि क्या होता है जब ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशंस दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि जो इनिशियल सब्सटेंस हैं उनके नेचर और आइडेंटिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हम अपने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, और जब जब कभी भी जब कोई केमिकल चेंज होता है तब हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है, तो चलिए इस एक्टिविटी को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा एक मैग्नीशियम रिबन लेना है और उसे सैंड पेपर की मदद से उसे रगड़कर साफ कर लेना है, और उसे हमें टोंग्स की मदद से पकड़कर स्प्रिट लैंप पर बर्न करना है, और बर्न करने पर जो हमें ऐश मिलेगा उसे हमें कलेक्ट कर लेना है। तो इसमें बोल रहा है कि यू मस्ट ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम। मतलब हम देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो एक चमकीले चमकीले वाइट फ्लेम के साथ बर्न होता है, और उसके बर्न होने के बाद एक वाइट पाउडरी सब्सटेंस बच जाता है, और जो पाउडर बचता है उसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और ये फॉर्म क्यों होता है? क्योंकि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होता है, जो कि वही वाइट पाउडरी सब्सटेंस होता है। इसमें दो और एक्टिविटीज़ दी हुई हैं कि हमें लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को मिलाना है। तो क्या होगा ये हमें ऑब्जर्व करना है। ये हम जब एक्टिविटी करेंगे तो हम ऑब्जर्वेशन जो हमें मिलेगा उसे हमें नोट कर लेना होगा। ठीक है, और ये आप अपने स्कूल के लेबोरेटरी में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्टिविटी 1.3 पर। इसमें बोला है कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क। मतलब हमें एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है और उसमें जिंक के कुछ दाने लेने हैं, और उसमें हमें डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। अब हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। हमें बोला है कि हमें कॉनिकल फ्लास्क पर अपना हाथ रखना है बाहर से, और हमें ये चेक करना है कि क्या उसके टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। मतलब जो इनिशियल टेम्परेचर था और जो फाइनल टेम्परेचर है क्या वो दोनों सेम है, ये हमें देखना है। हमें बोल रहा है कि ये जो तीनों एक्टिविटीज़ हमने देखा, तो फिर अब हमें हमें बोला है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि हर केमिकल इक्वेशंस में, केमिकल रिएक्शंस में कॉमन होते हैं। मतलब ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चेंज जो हो रहा है वो केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि वो चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, या चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इन चारों से क्राइटेरिया में से अगर कोई भी एक क्राइटेरिया या दो, या मैक्सिमम मतलब जितने भी क्राइटेरिया, अगर इसमें से क्राइटेरिया अगर किसी केमिकल अगर किसी भी चेंज में शो हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है अब केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है। तो जो अभी हमने ये जो एक्टिविटी, सबसे पहले एक्टिविटी पढ़ा, मैग्नीशियम के ऑक्सीजन के साथ बर्न होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसको हम सिंपली, सबसे सिंपल तरीका उसको एक वर्ड के फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो वर्ड के फॉर्म में अगर हम उसको लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस एरो के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो सब्सटेंसेज हैं, लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और इधर जो राइट हैंड साइड में उसे हम प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो वे सब्सटेंसेज जिसमें कि केमिकल चेंज होता है उसे हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। मतलब इस जो हमने एक्टिविटी पहले देखी उसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उसमें रिएक्शन हो रहा था, तो ये जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है वो रिएक्टेंट्स हैं, और उनके बीच रिएक्शन से जो हमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म हुआ वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जो एक वर्ड इक्वेशन होता है वो हमें ये शो करता है कि जो रिएक्टेंट्स है उनमें चेंज हो रहा है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच एक एरो बना हुआ होता है जो कि प्रोडक्ट की तरफ अपना पॉइंट डिनोट करता है। अगर रिएक्टेंट में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो उसके बीच हम प्लस साइन लगा के उन सबको डिनोट करते हैं, और प्रोडक्ट भी अगर एक से अधिक बना है तो उनके बीच में भी हम प्लस साइन लगाते हैं। लेकिन जो एक्टिविटी अभी हमने पढ़ी उसमें सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड एक ही कंपाउंड बन रहा है, तो इसमें प्लस साइन लगाने का कोई सवाल नहीं उठता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें दिया हुआ है कि हम किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो केमिकल इक्वेशन होते हैं उसको हम और भी सरल और भी यूज़फुल उसको बना सकते हैं जब हम उसको वर्ड्स उनकी जगह पे ना लिख के हम उन वर्ड्स की जगह पे उस एलिमेंट्स या कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूले को लिखें, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस है, अगर हम सबको वर्ड्स के रूप में लिखने लगे तो ये सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम होगा और ये पॉसिबल नहीं होगा कि हम सारे इक्वेशंस को लिख पाएँ। तो इसलिए हम केमिकल इक्वेशन जो है उन तो उसमें जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं उनके कुछ निर्धारित किए गए फार्मूले हैं, उनके कुछ सिंबल्स हैं, उनको हम यूज़ करके किसी भी केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं। जैसे कि हमने ऊपर लिखा था मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है Mg और ऑक्सीजन का O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, तो उसको हम यहाँ पे लिख दें तो उसको हम इजीली शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं, सिंपली Mg प्लस O2 प्रोड्यूसेस MgO, ठीक है। मतलब जो वर्ड इक्वेशन है उसकी जगह पे हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखकर उसे शॉर्ट और ईजी बना सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है कि काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। मतलब हमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं उनमें दोनों साइड जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उसे हमें काउंट करना है और देखना है कि क्या वो दोनों साइड इक्वल हैं। अगर दोनों साइड उसके एटम्स इक्वल हैं मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन है वो एक बैलेंस है। और अगर वो उस इक्वेशन में दोनों साइड किसी भी एलिमेंट्स के अगर एटम्स बैलेंस नहीं है तो उसे हम अनबैलेंस्ड बोलेंगे, क्योंकि जो दोनों साइड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो मास है वो इक्वल नहीं है। और कोई भी ऐसा केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस ना हो उसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे इसमें और आगे दिया हुआ है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, मतलब एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल जो हैं वो इक्वल हो, ठीक है। अब बोल रहा है रिकॉल द कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडी इन क्लास 9। हमने क्लास 9 में कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, शायद आप लोग को याद हो। जो कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना ही उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी रिएक्शन में जो टोटल मास होता है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। मतलब जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास होता है वो वही प्रोडक्ट्स के टोटल मास के इक्वल होता है। उसको दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम्स होता है वही प्रोडक्ट्स में भी वही नंबर सेम होता है, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें एक और एग्जांपल दिया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो अब दिया हुआ है जो ये वर्ड इक्वेशन के रूप में हमने लिखा हुआ है, इसको हम फार्मूले के रूप में लिख सकते हैं। जिंक का हमें पता है कि जिंक का जो फार्मूला था वो Zn होता है और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 होता है, यानी Zn प्लस H2SO4 प्रोड्यूसर JnSO4 प्लस H2। मतलब जिंक और हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन करने से हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या दोनों साइड जो है वो इनके एटम्स जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं। तो जिंक में हम लोग रिएक्टेंट्स में देखते हैं एक एटम है और प्रोडक्ट में भी एक एटम है। हाइड्रोजन 2 है बोथ साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, और सल्फर और ऑक्सीजन के एटम्स भी जो भी हैं वो भी इक्वल है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स जो रिएक्टेंट्स में है वही प्रोडक्ट्स में भी है। मतलब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। एज द नंबर ऑफ एटम्स ईच एलिमेंट इज द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। मतलब एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों साइड एटम्स जो हैं वो इक्वल है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। चलिए अब हम ट्राई करते हैं किसी दूसरे इक्वेशन को बैलेंस करने का। Fe प्लस H2O प्रोड्यूसेस Fe3O4 प्लस H2। यहाँ पर हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो Fe है वो एक है, यहाँ पे Fe के 3 एटम्स हैं, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस करना सीखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, सबसे पहले हमें इसके चारों तरफ एक बॉक्सेस ड्रा करना है। जैसे यहाँ पे बॉक्सेस ड्रा किया हुआ है, ये बॉक्सेस इसलिए ड्रा किया गया है क्योंकि हम लोग किसी भी एलिमेंट्स या किसी भी कंपाउंड्स का जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं ला सकते। उसमें सिर्फ हम स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट्स लगा के हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम टेबल बना के लिख लेंगे जितने जितने एटम्स प्रेजेंट है। जैसे Fe के रिएक्टेंट्स में 1 एटम्स है और प्रोडक्ट में 3। फिर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है दोनों साइड रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें बोल रहा है कि ये हमारे लिए आसान होता है कि ये हमारे लिए इजी होता है कि हमारे लिए इजी होता है कि जो हम बैलेंसिंग करें, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम उस कंपाउंड को बैलेंस करें जिसके एटम्स जो हैं वो सबसे मैक्सिमम हो, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम हो जिसमें। देखिए कि यहाँ पर हम और वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है वो या तो रिएक्टेंट्स का हो सकता है या प्रोडक्ट्स का, वो किसी का भी हो सकता है, ठीक है।
इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब वैसे कंपाउंड जिसमें किसी भी एटम जो कोई भी एलिमेंट जो है जिसका मैक्सिमम नंबर है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसको हम पहले रिएक्टेंस और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो इसी क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए हम देखते हैं कि जो ये कंपाउंड Fe3O4 है, इसमें Fe के सबसे ज़्यादा 3 एटम्स है, ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन के भी 4 एटम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इनिशियल जो Fe3O4 है उसमें हम देखते हैं कि Fe3O4 में 4 ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है H2O उसमें 1 ऑक्सीजन है। तो हम लोग H2O में ऑक्सीजन को बैलेंस करने उसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिएक्टेंट में भी जो ऑक्सीजन होगा वो 4 हो जाएगा और प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी 4 है। तो जो नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं उनको इक्वलाइज करने के लिए हमें एक बात ये ध्यान रखनी होगी कि हम लोग उसके फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं ले सकते। अभी मैंने ये बात बताया, भी यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ हम स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट्स लगा के उसको हम इक्वल कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए हमने H2O जो है उसमें 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब उस जो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है इसमें हमने कोई चेंज नहीं लाया, बॉक्स के बाहर हमने कोएफिशिएंट्स लगा दिया जिससे इसको हमने इक्वल किया ऑक्सीजन एटम्स को। अब स्टेप 4 इसमें जो नेक्स्ट स्टेप दिया हुआ है कि जो ऑक्सीजन के तो आइटम्स बैलेंस हो गए दोनों साइड, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, इधर भी 4 हो गया, लेकिन जो Fe मतलब आयरन के और जो हाइड्रोजन है वो स्टिल नॉट बैलेंस, मतलब ये अभी भी बैलेंस नहीं है। तो हमें अब इन एलिमेंट्स को इसको लेना है और हमें इसको अब बैलेंस करने का कोशिश करना है, ठीक है। तो अब इसका फिर हमें टेबल बनाएंगे हाइड्रोजन एटम का। इसमें इनिशियल 4H2O में इसमें हाइड्रोजन 8 है और प्रोडक्ट में H2 है। तो इसमें अगर H2 है 2H2 है तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8 हो जाएगा। मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें अगर हम 4 कोएफिशिएंट लगा दें तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड जो हाइड्रोजन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे। तो अगर हाइड्रोजन में प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन है उसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हाइड्रोजन भी जो है हमारा वो बैलेंस हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब स्टेप 5, अब हम देखते हैं कि जो इक्वेशन जो है इसमें अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, बस आयरन जो है वो बैलेंस नहीं है। तो आयरन जो हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट्स में आयरन का 1 एटम है और प्रोडक्ट में 3 एटम्स है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, रिएक्टेंट्स को भी 3 करने के लिए उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ आयरन के भी 3 एटम्स हो गए, यहाँ भी आयरन के प्रोडक्ट में भी 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में भी 4 है और प्रोडक्ट में भी 4 है, और हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में 8 है और प्रोडक्ट में भी 8 है। मतलब ये जो अब इक्वेशन है हमारा ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। अब स्टेप 6 में हम लोग जाएंगे और फाइनली उस बॉक्स को हटा देंगे और फिर सारे एटम्स को गिन लेंगे। तो हम देखते हैं कि जो इस रिएक्शन में जो नंबर ऑफ़ एटम्स है वो एलिमेंट्स में है, जो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों साइड इक्वल है। मतलब ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, ठीक है। अब स्टेप 7 जो हमें बोल रहा है कि राइटिंग द सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट्स, मतलब हम उस केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा मतलब इंफॉर्मेटिव उसे कैसे बना सकते हैं। तो हम उस सारे एलिमेंट्स के सामने जब हम उसके सिंबल्स लगा के उनके फिजिकल स्टेट को शो करेंगे तो वो और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एलिमेंट्स लेते हैं तो उसके स्टेट को हम शो करें, जैसे कि अगर वो सॉलिड है तो उसके लिए हम S लगा दें, अगर वो लिक्विड है तो L, अगर वो गैसीय सब्सटेंस है तो उसके लिए G, अगर वो एक्वियस सब्सटेंस है यानी कि अगर वो पानी में उसका अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसके लिए हम AQ लिख सकते हैं, ठीक है। उसको हम उस एलिमेंट्स के सामने लिख सकते हैं और उस इक्वेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है, जो आयरन है वो हमारा सॉलिड है तो यहाँ पर हमने S लिख दिया है। जो H2 है यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि यहाँ पर चूँकि हाई टेम्परेचर है और हाई टेम्परेचर पर जो हमारा वाटर है वो इवापोरेट हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, इसलिए जो वहाँ पे H2 है वो गैसियस स्टेट में है। उसके बाद जो Fe3O4 बन रहा है ये भी सॉलिड है हमारा, और जो 4H2 है वो गैस के रूप में लिबरेट हो रहा है तो वहाँ पर हम गैस लिख दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो कभी कभी जो होता है sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst etc. for the reaction are indicated above band or below the arrow in the equation। मतलब जो कि कंडीशंस है, जो कि हमारा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, या ऐसे जो बहुत सारे जो क्राइटेरिया हैं, बहुत सारे जो फिनोमिना है जो कि केमिकल रिएक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम एरो के ऊपर या नीचे शो कर सकते हैं। जैसे कि जब ये जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है, इसमें ये 340 ATM 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हमने ये एरो के ऊपर डिनोट किया हुआ है यहाँ पे। वैसे ही जो ये
फोटोसिंथेसिस का जो ये यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें हम जानते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो तो उसको ना हम रिएक्टेंट्स में ही लिख सकते हैं, ना ही प्रोडक्ट्स में ही। तो उसको हम एरो के ऊपर या नीचे लिख देंगे, मतलब वो कि वो केमिकल रिएक्शन के होने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन स्टेप्स को यूज़ करके हम इक्वेशन को बैलेंस कर लिया। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी के बुक के इनसाइड के क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपको ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब आगे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस ए न्यू सब्सटेंसेस। मतलब वास्तव में जो केमिकल रिएक्शंस होता है उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो या तो टूटता है या जुड़ता है और इससे नए प्रोडक्ट जो हैं वो फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन का टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही हमें पता चलता है कॉम्बिनेशन मतलब जोड़ना, मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट फॉर्म करें उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि हमें वाटर लेना है और उसमें कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना डालना है, और उसके बाद से हम अगर अपने हाथ को बीकर के पास ले जाएं तो हमें कुछ गर्म, मतलब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, हमें हीट फील होगा, हीटिंग इफेक्ट फील होगा, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि जो केमिकल रिएक्शन है उसके होने के लिए उसके टेम्परेचर में चेंज भी हो सकता है, ये भी एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल ऑक्साइड होता है वो वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करके स्लेक्ड लाइम बनाता है, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट करता है, जिससे कि जब हम अपने हाथ को बीकर के पास ले जाते हैं तो हमें हीट फील होता है। यहाँ पे इसका वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, इसका जो इक्वेशन दिया हुआ है CaO + H2O प्रोड्यूसेस CaOH2 + हीट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों साइड जो है इसके एटम्स जो है इक्वल हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो केमिकल ऑक्साइड है वो वाटर के साथ कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें कि जो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दो या दो से अधिक जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके बीच कॉम्बिनेशन के फलस्वरूप, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दें तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे एक आउट ऑफ द सिलेबस ये एक जनरल नॉलेज के लिए यहाँ पे दे दिया हुआ है डू यू नो करके, ठीक है, कि एक सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन, मतलब जो स्लेक लाइम प्रोड्यूस हो रहा था उसे हम अपने घरों में वॉल्स के वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो स्लेक लाइम होता है वही ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जिससे कि वाइटिश कलर आ जाता है। और ये जो वो CO2 से कॉम्बिनेशन जो है उसका स्लेक लाइम का वो एक स्लो प्रोसेस है, जो कि 3 से 4 दिन में वाइट वॉशिंग करने के 3 से 4 दिन में हो जाता है, उसके बाद उस पर वाइट कलर आता है, ठीक है। और ये रोचक होगा हमारे लिए जानना कि जो मार्बल होता है उसका भी जो केमिकल फार्मूला है वो CaCO3 ही होता है, ठीक है। मतलब जो स्लेक्ट लाइम है जब वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और H2O भी बनाता है, ठीक है। अब इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जिसको हमें डिस्कस करना है। बर्निंग ऑफ कोल, मतलब कार्बन का ऑक्सीजन से कंबाइन होकर जब CO2 प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे भी दो रिएक्टेंट्स हैं वो एक सिंगल प्रोडक्ट रिएक्शन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। या जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर जब वाटर बनाते हैं तो यहाँ भी दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस जो है जब कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो उस वैसे रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक्टिविटी 1.4 में हम देखा था कि जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व हो रहा था, तो उस हीट के इवोल्यूशन के कारण जो मिक्सचर था वो वार्म हो गया था। तो वैसे रिएक्शन जिसमें हीट का लिबरेशन हो, मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड आर नॉन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जब हमने पानी में चूना मिलाया तो उसमें से हीट प्रोड्यूस हो रहा था, तो वो जो था एक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि मीथेन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो CO2 देता है और H2O देता है और हीट भी प्रोड्यूस करता है। और क्या आपको पता है कि जो रेस्पिरेशन जो हम करते हैं, मतलब हमारी बॉडी का जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन, वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी को हम कहाँ से लेते हैं, अपने फूड से लेते हैं। ठीक है, और डाइजेशन के दौरान जो फूड होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक होता है। और जैसे कि मान लीजिए अगर हमने राइस पोटैटो ब्रेड या कुछ भी खाया जो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हम सभी जानते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये ब्रेक होके और भी, मतलब कार्बोहाइड्रेट सिंपलर ब्रेक होके और सिंपल सब्सटेंसेस बनाता है, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। और जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब जब हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, जो ऑक्सीजन होता है वो ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। उस एनर्जी को हम लोग ATP में बोलते हैं। ठीक है, ATP मतलब ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, सॉरी। तो तो द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, मतलब जो ग्लूकोज है उसका ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करा, उसी का स्पेशल नेम जो है वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग और भी डिटेल में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, लाइव प्रोसेसेस चैप्टर में, जो कि हमारे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। अब इसमें आगे दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है हमारे रेस्पिरेशन का, जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और वाटर दे रहा है और एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जो डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, मतलब जो वेजिटेबल मैटर होते हैं उनके डिकम्पोजिशन से जो कंपोज्ड खाद का जो तैयार होना होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा रिएक्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन है। पहला तो हमने कम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन पढ़ा, अब दूसरा ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये कम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक अपोजिट होता है। जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन हमने देखा कि दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहा है, वैसे जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो उसका वाइस वर्सा है। मतलब इसमें एक सिंगल जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होकर वो ब्रेक होकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स देगा। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं कि जो FeSO4 है, FeSO4 मतलब जो फेरस सल्फेट है वो उसमें जब हीट प्रोवाइड करते हैं हम लोग तो वो डिकम्पोज होकर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 SO2 और SO3 देता है। मतलब यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट था जो कि स्प्लिट होकर डिकम्पोज होकर तीन प्रोडक्ट्स दे रहा है, FeO3 SO2 और SO3। मतलब यहाँ पे एक जो कंपाउंड है वो स्प्लिट होकर दो या दो से अधिक जब प्रोडक्ट देता है तो वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि एक सिंगल रिएक्टेंट जो है FeSO4 वो ब्रेक होकर तीन प्रोडक्ट्स दे रहा है, मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जा रहा है, तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इस एक और एग्जांपल हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ले सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का टूटना। मतलब जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो भी CaO और CO2 में ब्रेक हो जाता है। यहाँ पे देखिए CaCO3 जो है, इसको जब हम हीट इसमें प्रोवाइड करेंगे तो ये CaO और CO2 में ब्रेक हो जाएगा। मतलब जो लाइम स्टोन है उसको अगर गर्म किया जाएगा तो वो क्विक लाइम में और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब हीट की मदद से जो रिएक्टेंट्स है वो टूटता है, तो उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्मल मतलब हीट होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, यहाँ पे लीड नाइट्रेट को बर्न किया जा रहा है। ठीक है, हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। मतलब जो लीड नाइट्रेट है वो भी एक सिंगल कंपाउंड है, इसको भी जब हम हीट करेंगे तो ये दो या दो से अधिक जो है वो प्रोडक्ट्स देगा। तो ये भी जो हुआ वो एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को भी हम समझते हैं। इसमें बोला है कि हमें एक प्लास्टिक मग लेना है और उसमें 2 होल्स करने हैं। ठीक है, उसके बेस में, और उसमें जो 2 रबर स्टॉपर्स लगाने हैं उन होल्स में, और उसमें 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं, और हमें उन इलेक्ट्रोड्स को एक 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करना है। फिर उस मग में पानी भर देना है, इस तरह पानी भरना है कि जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हों वो उसमें इमर्स हो जाए, मतलब उसमें वो डूब जाए, और उसमें कुछ ड्रॉप्स डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ ड्रॉप्स वाटर में मिलाने हैं, और हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं जो कि
वाटर से भरे हुए हैं और उनसे हमें दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे उनको ढक देना है, ठीक है। और उसके बाद से हमें करंट का स्विच ऑन करना है ताकि उसमें करंट फ्लो हो और उसे बिना डिस्टर्ब किए मतलब बिना हिलाए उसको कुछ देर के लिए रख देना है। उसके बाद से हम देखेंगे कि उसमें बबल्स का फॉर्मेशन होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स पर। तो ये जो बबल्स हैं वो वाटर को डिस्प्लेस करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो इसके बाद से हमें इससे ये पूछ रहा है कि क्या जो गैस कलेक्ट हुआ है उसमें वो दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या उसका वॉल्यूम जो है सेम है, क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस का वॉल्यूम है वो सेम है या नहीं। और वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विथ रिस्पेक्टिव गैसेस रिमूव देम केयरफुली। और जब वो टेस्ट ट्यूब जब उस गैसेस से भर जाए तो फिर हमें उन टेस्ट ट्यूब्स को केयरफुली ध्यानपूर्वक हटाना है, ठीक है। और फिर हमें इन गैसेस को मतलब हमें टेस्ट करना, मतलब हमें ये टेस्ट मतलब हमें अपने टंग से टेस्ट नहीं करना, हमें ये मतलब टेस्ट करना है कि जो ये गैसेस हैं वो अगर उनको बर्निंग कैंडल के पास लाकर हम देखेंगे हमें ये चेक करेंगे कि ये कौन सा गैस है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या क्या है हमें तो पता नहीं होगा, तो हमें उसे बर्न करके देखना है। अगर बर्न करने पर वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है तो वो हाइड्रोजन गैस होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस होता है वो उसको जब बर्न करो तो वो पॉप साउंड करके बर्न होता है, ठीक है। तो कभी भी जब हमें हाइड्रोजन का प्रेजेंस किसी भी एक्टिविटी में चेक करना हो तो हम उसे कैंडल फ्लेम के पास या किसी फ्लेम के पास ले जाएंगे, ठीक है। अब हमें पूछा है कि इन केसेस में क्या होता है, या पूछा है कि कौन सा गैस वो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया हुआ है कि हमें सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में और इसे सनलाइट में रख देना है। तो वो यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा और जो सिल्वर क्लोराइड होगा वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे 2AgCl है तो ये 2Ag + Cl2 मतलब जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक हो जाएगा। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसका एक और एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दिया हुआ है सिल्वर ब्रोमाइड का। यानी जब हम सिल्वर ब्रोमाइड को लेंगे, जिस प्रकार में सिल्वर क्लोराइड को लिया उसी प्रकार अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को लें उसको भी सनलाइट में रखें तो इससे भी हमें सिल्वर और ब्रोमीन मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सिल्वर ब्रोमाइड वाला रिएक्शन है इसे हम ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं। ये MCQ टाइप्स क्वेश्चन में हमें पूछ सकते हैं कि विच कंपाउंड इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। तो हम सिंपली बोल देंगे, पढ़े रहेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है उसे एनर्जी की रिक्वायर होती है, मतलब उसे हम एनर्जी हमें देना होगा, या तो हम उसे हीट के रूप में दें या लाइट के रूप में दें या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दें। मतलब जब वो एनर्जी लेगा तभी वो जो रिएक्टेंट्स होगा वो ब्रेक होगा और प्रोडक्ट के रूप में टूटेगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटकर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो वैसे रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर हो, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने देखा कि जब केमिकल रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन देंगे। और उसी का अपोजिट वैसे रिएक्शन जिसमें हीट की रिक्वायरमेंट हो उस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए, मतलब जो हीट है वो ऑब्जर्व हो, एनर्जी जो है वो ऑब्जर्व हो, उसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें फिर से कुछ NCERT के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको भी आप चाहें तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। अब यहाँ पे जो है वो थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें भी एक्टिविटी दिया हुआ है कि हमें 3 आयरन नेल्स लेने हैं और उनको सैंड पेपर से रब करके साफ़ करना है हमें। और उसके बाद से हमें टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, मतलब हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और उनमें 2 पॉइंट हमें मार्क करना है A और B, ठीक है। एक को A से मार्क करना है और एक को B से। और दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें 10 मिलीलीटर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आता है वो ब्लू कलर का होता है। और जो दो नेल्स हैं, मतलब जो 2 लोहे की काटियाँ हैं उसको हमें धागे से बांधना है और उसे हमें अच्छे से ध्यानपूर्वक उसमें डुबोना है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में टेस्ट ट्यूब B में। और उसके बाद से 20 मिनट तक हमें उसे छोड़ देना है और एक आयरन नेल को हमें अलग रखना है कंपैरिजन करने के लिए। मतलब वो नेल जो कि कॉपर सल्फेट में डूबा हुआ था और एक उनसे कंपैरिजन करने के लिए एक नेल को हम ऐसे अलग रख लेंगे बिना कॉपर सल्फेट में डुबोए। उसके बाद से 20 मिनट बाद हम जब आयरन नेल को निकाल कर देखेंगे और कॉपर सल्फेट को भी देखेंगे तो हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हमें ये कंपेयर करना रहेगा कि जो आयरन के नेल्स हैं और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद क्या चेंजेस मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आयरन नेल्स है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये उसका ऑब्जर्वेशन भी दे दिया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो आयरन नेल है
वो आयरन एल है जिसे हम 20 मिनट तक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखे थे, और ये वो आयरन एल है जिसे हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अभी तक नहीं रखा है। और वैसे ही यहाँ पे जो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, इसमें अभी आयरन एल नहीं डाले गए हैं, इसमें आयरन एल 20 मिनट डालने के बाद जब निकाल दिया गया तो इसका कलर ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये चेंजेस जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो आयरन नेल्स और जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उनके बीच का ये कंपैरिजन दिया हुआ है एक्सपेरिमेंट के बाद का। ठीक है, तो मैं हमसे ये पूछा है कि जो आयरन नेल है वो ब्राउनिश कलर का क्यों हो गया है। जब हमने उसे कॉपर सल्फेट में डुबो दिया तो वो ब्राउनिश कलर का, यहाँ देखिए ब्राउनिश कलर का क्यों हो गया है। और जो कॉपर सल्फेट यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो उसका ब्लू कलर जो है वो हल्का क्यों हो गया है, फेड क्यों हो गया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम इस रिएक्शन को हम यहाँ पे इसके लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। Fe+CuSO4 प्रोड्यूसेस FeSO4+Co। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें आयरन यहाँ पे डालने पर जो आयरन है कॉपर को उसके कंपाउंड कॉपर सल्फेट से डिस्प्लेस करके खुद उसका जगह ले लेता है, और फिर आयरन सल्फेट नाम का एक कंपाउंड बनाता है और कॉपर को अलग कर दे डिस्प्लेस कर देता है। तो ये जो यहाँ पे जो था ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसलिए ये ब्लू कलर का था। अब यहाँ पे ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन हो गया, इसलिए इसका कलर चेंज हो चुका है। ठीक है, इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि जो आयरन है वो कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिया है, और इस रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होता है वो अपने से लो रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस करके नया कंपाउंड बना लेता है, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे देखिए Zn+CuSO4, तो यहाँ पे जो जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को उसके कंपाउंड से हटाकर JnSO4 जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। वैसे ही Pb+CuCl2, यहाँ पे जो लीड है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके PbCl2 लीड क्लोराइड नाम का कंपाउंड बना लेगा और कॉपर को अलग कर देगा। ठीक है, जो जिंक और लीड है वो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है, जो कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, इसलिए वो जो जिंक और लीड है वो दोनों कॉपर को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर दिए हैं। ठीक है, अब जो अगला रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होता है, चलिए आगे चलते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है कि मतलब इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है कि टेक अबाउट 3 मिलीलीटर ऑफ सोडियम सल्फेट, हमें 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में 3 मिलीलीटर बेरियम क्लोराइड लेना है, और उन दोनों को हमें मिक्स करना है। तो हम देखना है कि क्या हमें ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं। हम देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब में जो एक वाइट सब्सटेंस मिलेगा जो कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम में तली में बैठ गया होगा, ये जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा। तो ये इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या है, तो ये जो इनसॉल्युबल जो सब्सटेंस है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो कि फॉर्म हो रहा है उसे हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। ठीक है, मतलब जो भी रिएक्शन जिसमें कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो सोडियम सल्फेट था, सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 है। तो जो सोडियम है वो बेरियम क्लोराइड के क्लोराइड से रिएक्शन करके यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनाता है, और जो सोडियम सल्फेट का सल्फेट है वो बेरियम क्लोराइड के बेरियम से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बनाता है। तो यहाँ जो दोनों हैं उनके बीच आयंस का एक्सचेंज हो गया और यहाँ पर दो अलग अलग कंपाउंड्स बन गए हैं, तो इसे ही हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो वैसे रिएक्शन जिसमें कि आयंस का एक्सचेंज हो, रिएक्टेंट्स में आपस में आयंस का एक्सचेंज हो, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है ये केमिकल रिएक्शन का, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, हमें एक चाइना डिश लेना है और उसमें 1 ग्राम कॉपर पाउडर लेना है, और फिर हम क्या देखेंगे उसको बर्न करने पर हम देखते हैं कि जो कॉपर है उसका जो सरफेस है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। मतलब वो जो कॉपर है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जिससे कि उसका जो सरफेस है वो ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो ब्लैक सब्सटेंस है कि क्या है और ये क्यों फॉर्म होता है, तो ये इसलिए फॉर्म होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो कॉपर के साथ कंबाइन हो जाता है और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। मतलब जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का कम्बिनेशन और रिएक्टेंट्स के साथ और फिर उससे एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है,
यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि ये जो कॉपर यहाँ पे रखा हुआ है जो इसे हीट करने पर ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है और CuO यानी कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, कॉपर का ऑक्साइड। तो इसलिए ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब ये भी होता है कि जो अगर हम कॉपर ऑक्साइड है उसमें अगर हम हाइड्रोजन पास करें तो जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखिए, जो हाइड्रोजन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो कॉपर को उसके कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड से डिस्प्लेस कर देगा और H2O एक नया कंपाउंड बना लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब अगर उसमें फिर जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें अगर फिर हम हाइड्रोजन गैस को पास करें तो कॉपर हमें फिर अलग मिल जाएगा और वाटर हमें अलग रूप में मिल जाएगा। तो इफ़ ए सब्सटेंस अगेंस्ट ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर एक रिएक्शन के दौरान ऑक्सीजन गेन करता है तो हम ये कहेंगे कि वो जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यदि कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, ऑक्सीजन का लॉस कर रहा है रिएक्शन के दौरान, तो उसे हम कहेंगे कि वो एक रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। तो जो किसी भी रिएक्शन में जो एक रिएक्टेंस होता है, अगर उसमें दो रिएक्टेंस प्रेजेंट है, मतलब रिएक्टेंस जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया अभी हम उसको समझेंगे। अगर रिएक्टेंस में दो सब्सटेंसेज हैं, मतलब दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स हैं, तो उसमें जब एक अगर कोई भी अगर ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा जरूर ही रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में। तो सच ए रिएक्शन, मतलब वैसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन एक साथ हो, उसे हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, या उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। सिंपली उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो और सारे कोई भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होगा उसमें रिडक्शन भी होगा, क्योंकि जब कोई एक एलिमेंट ऑक्सीजन को लूज़ करेगा तो दूसरा उसे गेन जरूर करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है CuO+H2। यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है ये अपने ऑक्सीजन को लूज़ करके कॉपर बना रहा है, तो जो यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है इसका रिडक्शन हो रहा है। वही जो यहाँ पे H2 है रिएक्टेंट्स में, ये यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड को ऑक्सीजन से कंबाइन हो जा रहा है, यहाँ पे H2O बना रहा है, मतलब इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, जबकि कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। यहाँ पे जिंक और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। और एक और यहाँ पे एग्जांपल दिया है MnO2 प्लस 4HCl प्रोड्यूसेस MnCl2 प्लस 2H2 प्लस Cl2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लगभग हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस जब ऑक्सीजन गेन करता है या हाइड्रोजन लॉस करता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो वो ऑक्सीडाइज होता है। या कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लॉस करता है या हाइड्रोजन गेन करता है तो वो रिड्यूस होता है। ठीक है, जब वो कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को लॉस करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है, मतलब हाइड्रोजन से कंबाइन होता है, तो वो हाइड्रोजन जब कंबाइन होता है तो वो एक रिडक्शन वहाँ पे होता है, मतलब जो सब्सटेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और ये लास्ट टॉपिक है हमारा कि क्या आपने अपने डेली लाइफ में क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल देखे हैं। इस कुछ एग्जांपल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोरोजन नाम तो सभी ने सुना होगा, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्लास 8 क्लास से। तो हमने देखा होगा कि जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं वो चमकीले होते हैं, लेकिन जो उनको अगर हम कुछ महीनों के लिए कुछ हफ्तों के लिए अगर बाहर रख दें ह्यूमिडिटी या वाटर एयर के कांटेक्ट में, तो उस पर रेडिश ब्राउन कलर का पाउडरी सब्सटेंसेज आने लगता है और जो लोहे की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होने लगती है। तो इस प्रोसेस को हम जो है रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब जो कोरोजन है, जो आयरन का कोरोजन होता है उसे हम रस्टिंग बोलते हैं। जो कुछ और भी मेटल्स हैं वो भी उनमें भी कोरोजन होता है। ठीक है, जब कोई मेटल है जब उसका मेटालिक सब्सटेंस अपने आसपास के मॉइस्चर से या एसिड एक्सेट्रा के कांटेक्ट में आता है तो हम कहते हैं कि जो मेटल है वो कोरोडेड हो चुका है, मतलब उसका कोरोजन हो चुका है। और इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। मतलब जब वो अपने आसपास के मॉइस्चर या एसिड से कांटेक्ट में आकर कोरोडेड हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, और जो आयरन है उसी के कोरोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं। और जो द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर सम एग्जांपल्स ऑफ कोरोजन। जैसे हम देखते हैं कि जब लोहे पर जंग लगता है तो वो जब आयरन का कोरोजन होता है तो वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। उसी प्रकार जो सिल्वर है जब सिल्वर का कोरोजन होता है तो सिल्वर पे ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, और जो कॉपर होता है उस पर ग्रीन कलर का कोरोजन होने लगता है। ठीक है, अब जो आगे हम पढ़ते हैं कोरोजन के इफेक्ट्स। जो कोरोजन होता है, कोरोजन काजेज डैमेज टू कार्बोनेट। जो कोरोजन होता है उससे बहुत ही
नुकसान पहुंचता है, ठीक है। इकोनॉमी को भी बहुत नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो कोरोजन है उससे कार बॉडीज, मतलब जो कार के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं उनमें उनमें उसका डिस्ट्रक्शन होता है। जो ब्रिजेस हैं, मतलब लोहे के पुल हैं, आयरन रेलिंग्स हैं, शिप्स हैं, जहाज़, और ऑल दी ऑब्जेक्ट जो कि मेटल से बने हुए हों, स्पेशली जो कि आयरन से बने हैं, उनका कोरोजन जब होता है तो जो आयरन होता है उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और इससे बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हर साल, प्रति साल, एवरी ईयर जो होता है, बहुत ही अधिक मात्रा में जो मनी होता है वो इन डैमेज्ड आयरन के रिपेयरिंग के लिए खर्च हो जाता है, ठीक है। तो मतलब इससे गवर्नमेंट को इकोनॉमिक लॉस होता है, ये कोरोजन के कारण, आयरन के। इस कोरोजन के बारे में और हम लोग अधिक विस्तार से चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। और ये ऑक्सीडेशन का एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि है रैंसिडिटी, ठीक है। क्या आपने कभी देखा है कि जो फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं, अगर उनको कुछ देर के लिए छोड़ दो तो उनका उनका जो स्मेल होता है वो कैसा हो जाता है? आपने भी किया होगा बचपन में, जब हम लंच ले जाते थे और कभी अगर हमें लंच करने का मन नहीं करता था तो हम लंच नहीं करते थे, और वो अगर संडे है तो वो 2 दिन तक हमारे बैग में पड़ा रह जाएगा। फिर अगले दिन जब टिफ़िन खोलो तो उसमें से बहुत अजीब टाइप की स्मेल आती थी, तो वो रैसिडिटी के कारण होता था, ठीक है ना। मतलब जब फैट और ऑयल जो होते हैं, जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं तो वो रैंसिड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उनका स्मेल और टेस्ट जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो वैसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करें उन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो फैट और ऑयल कंटेनिंग सब्सटेंसेस होते हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है, ताकि उनमें रैंसिडिटी को रोका जा सके, उन्हें रैंसिडिटी से बचाया जा सके। जो फूड होता है उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रख के उसके हम ऑक्सीडेशन को रोक सकते हैं, जिससे कि रैंसिडिटी का फॉर्मेशन बहुत स्लो हो जाएगा, ठीक है। और क्या आप जानते हैं कि जो चिप्स मैन्युफैक्चरर होते हैं, मतलब जो चिप्स की कंपनियां होती हैं, वो जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें उसमें कौन सी गैस भरते हैं? उसमें नाइट्रोजन गैस भरते हैं। नाइट्रोजन गैस क्यों भरते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक अनरिएक्टिव गैस है, तो ये ऑक्सीजन से कंबाइन होने को ये मतलब रोकता है, और ये इजीली कंबाइन नहीं होता उनसे, और एसिडिटी का फॉर्मेशन नहीं करता, ठीक है। तो जो चिप्स के पैकेट होते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ताकि जो चिप्स हैं उनके ऑक्सीडेशन को रोका जा सके और एसिड फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे चैप्टर की समरी दी हुई है, इसे आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसे आप इजीली पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद से यहाँ पे अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर देने की यहाँ पे बैलेंसिंग है, बैलेंसिंग भी आप प्रैक्टिस से आपको बैलेंसिंग आ जाएगा, ठीक है। उतना भी टफ नहीं है जितना हम समझ लेते हैं इसे। और यहाँ पे सारी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, तो इसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बिट्स ऑफ बोर्ड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।